जिस तरह का झूठा आदमी ये है, इस तरह का हमने आज तक एक भी नहीं देखा। आप देश को एक कंपनी की तरह नहीं चला सकते। ये एक देश है। अ कंट्री इज नॉट अ कंपनी। घर बैठे हैं भाई, बीए करके घर बैठे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार। ये पूरा दुआ चाहते हैं कि जो भी लेबर मजदूर है हमारे दुआएं में रहे। झूठ के सहारे देश नहीं चलता। देश के लिए कुछ काम करे जाएंगे तो हम लोग कहा भाई मोदी जी आप वोट मांगो, पर ऐसे नहीं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में उपराज्यपाल निवास के बाहर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में आज महापड़ाव के दूसरे दिन भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मजदूर अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले मजदूर पहुंचे हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर और महिला कामगार भी बड़ी संख्या में पहुंची हैं। लेकिन जैसा कि हम जान रहे हैं, 3 दिवसीय महापड़ाव जो है सिर्फ दिल्ली में नहीं है। इसी तरह के महापड़ाव देश के अलग अलग राज्यों की राजधानियों में राज्यपाल निवास के बाहर जारी हैं। उत्तर पश्चिम से लेके पूरब से लेकर दक्षिण तक के हर राज्य में यह महापड़ाव जारी है। इसमें किसान और मजदूर अपनी मांगों के साथ साथ आए हैं। इसके साथ साथ दोनों ही वर्ग केंद्र सरकार पर खास तौर पे वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए महापड़ाव में शामिल हुए हैं। तो खासतौर पे हमें दिल्ली के जो मजदूर शामिल हुए हैं इस महापड़ाव में, उनसे बात किया और उनको काम के दौरान किस तरह की तकलीफें हैं, उनके क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर महापड़ाव में शामिल हुए। इसके अलावा देश भर के महापड़ावों में क्या माहौल है, इसको समझने के लिए और किस तरह के महापड़ाव चल रहा है, इसको समझने के लिए हमने किसान नेताओं मजदूर नेताओं से बात की है। सुनिए वो क्या कहते हैं और इस पूरे महापड़ाव में क्या चल रहा है और मजदूर किसान किन समस्याओं को लेकर इस महापड़ाव में जुटे हैं और आगे ये लोग इस महापड़ाव के आगे का रास्ता कैसे देखते हैं। सुनिए उन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय मजदूर संगठनों ने 26 से 28 नवंबर को पूरे देश भर में हर राज्य के राजधानी में महापड़ाव करने का ऐलान किया था। इसके अंदर लोग अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। ये जो बीजेपी आरएसएस सरकार जो हमारी किसान मजदूरों की मांगों को लटका के रखी है, इसके मुताबिक आज हमारा जो किसानों की मांग है, मजदूरों की मांग है, इसके लिए पूरी ताकत के साथ आज लोग लड़ने को तैयार है। आज इस महापड़ाव का दिल्ली शहर के अंदर दूसरा दिन है। तो आप ये देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार 3 दिन का कार्यक्रम को सफल बनाना अपने आप में एक चुनौती होता है, लेकिन मजदूरों में और किसानों में बहुत जोश है। मतलब उससे ये जाहिर होता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश की जनता में, सिर्फ मजदूर वर्ग में नहीं, देश की जनता में भी गुस्सा है। और देश की जनता भी अब ये कहने लगी है कि अगर देश को हमें बचाना है तो मोदी सरकार को जाना होगा। आपको पता 47 में जो गुलामी थी 47 में मुक गई थी। आजकल तो याद लोग हैं, हम अपनी बात करने का हर एक को हक अधिकार है। हम अपनी बात करते हैं, हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मोदी सरकार सत्ता में आया था ये कह के लोगों को रोजगार देगा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है तो भी बड़ा दिक्कत है। जो भी वादे करे हैं इस सरकार ने हमारे से हर बार झूठ बोला है, दगाबाजी करी है। इस करके हमने यूँ है इनको ज्ञापन दे दिया है भाई ये जो इस तरह का है, देश ऐसे नहीं चलता। तो बेरोजगारी, ठेकेदारी प्रथा, न्यूनतम मजदूरी, समान काम का समान वेतन, ये जो मोटे मोटे दिक्कतें मजदूरों की, ये सारे को हम उठा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या घर खाता कामगार की ये है, बहन की पहचान नहीं है। आप कहीं भी जाइए, घर खाता कामगार कहिए तो सरकार के लिस्ट में कहीं नहीं है कि घर खाता कामगार बहनें होती हैं जो घर में बैठ के काम करती हैं। हम पे हमारा अपना घर का काम भी होता है, बच्चों को भी सवेरे जैसे ही उठते हैं तो पहले तो उठते हैं तो अपना मतलब जो घर का घरेलू काम है उसको ख़त्म करते हैं। तो जब सब चीज़ हम ख़त्म हो जाते, निपट जाते हैं, सब लोग आराम कर रहे होते हैं, हम लोग काम कर रहे होते हैं। बहुत हार्ड काम है सर, ये ट्रकों में सामान लोड करना और अनलोड करना। 200 किलो भी आता है, 150 भी आता है, 100 भी आता है, 50 भी आता है, 20 भी आता है। कई हमारे मजदूर साथी जो हादसे का शिकार हो गए, उसमें नक ऊपर गिर गया, टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, कोई क्लेम नहीं है। उसको जब किसी को चोट लग जाती है तो कहते हैं इसको घर भेज दो, इसको निकाल दो, यहाँ से घर भेज दो, ठीक होगा तो आ जाएगा। उसका कोई हॉस्पिटल का इलाज, किसी प्रकार की सुविधा बिल्कुल नहीं है। ये काम की दुनिया में हिंसा जो है कानून है, तो वो घर खाता कामगार के लिए उसमें कहाँ है, उसमें कहीं नाम नहीं है। जबकि घर खाता कामगार बहनों के साथ क्या हिंसा नहीं होती है, उनके साथ भी होती है, उनके साथ उनके घर में भी होती है। और बाहर जब वो माल लेने जाती है ठेकेदार के पास, ठेकेदार के द्वारा या रास्ते में उसके साथ हिंसा होती है, लेकिन उस बहन का उस कानून में कहीं नाम नहीं है।
जैसे निर्माण मजदूर अलग अलग संस्था के अंडर काम कर रहे हैं, कभी भी निकाल दिया जाता है इन लोगों को, तो ये काम का चरित्र है कि परमानेंट ना हो। गिग वर्क का मतलब ही ये हुआ। साथ में देखिए आप शहर के जो सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी भी एमसीडी में कुछ परमानेंट हुए हैं, लेकिन बाकी अलग अलग जगह कोई संस्था हो, सरकारी या प्राइवेट संस्था हो, एकदम बदतर से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। मिनिमम वेजेस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति का कितना कैलोरी इंटेक होना चाहिए, उसकी फैमिली कितने लोगों की है, क्या रियल एस्टेट प्राइसेस हैं, किराया कितना देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे क्या रहेगा, सबका बैलेंस लेकर के एक साइंटिफिक तरीके से मिनिमम वेजेस हर राज्य शहर के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अब उसमें पूंजीपति ताकतें जो हैं वो इस राइट विंग सरकार के साथ मिल करके इस कैलकुलेशन को सैबोटेज करने की कोशिश कर रही है। हमने कहा साहब एक हेल्पर को 16,000 से ऊपर कम से कम आप दीजिए। अब आप जो कैलकुलेशन आएगा वैज्ञानिक तरीके से, आप एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करिए ना, आप कहते हैं नहीं साहब हम नहीं देंगे, हम तो 7,000 देंगे, हम तो 6,000 देंगे, हम तो 8,000 देंगे। तो ये जो सैबोटेज होता है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का, जो लेबर वेलफेयर के लिए कम्युनिस्टों ने और हमारी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस, हम कह रहे हैं यू गो बाय साइंस। आप कैलकुलेट करिए एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक ह्यूमन बीइंग का, एक लेबर की फैमिली का किसी एक शहर में क्या होना चाहिए, कैलकुलेशंस उसके हिसाब से होती हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अब इन्होंने साहब डिक्लेयर करा साहब 16,000 के ऊपर हम हेल्पर को देने की कोशिश करेंगे। आप हम इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में जाते हैं, कोई दे के राजी नहीं है, मजदूर इतना डरा रहता है कि वो कई बार तो कंप्लेन भी नहीं करता है। कोई सरकारी राशन हो या हमारी कोई संपत्ति हो तो इससे हमें कुछ तो मिलना चाहिए कि हम पे कुछ होगा, हमारे हाथ में कोई सर्टिफिकेट वगैरह या कोई चीज़ तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ काम तो मिल रहा है, तनख्वाह कम, ठेकेदारों का काम करते करते रात के 11 बजे सुबह 4 बजे से लग जाते हैं, रोटी भी टाइम पर नहीं खा पाते, शरीर कमजोर हो जा रहा है हमारा। कोई रहने की सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हमने ये किसानों के साथ जुड़ के अपनी एकता को, एक अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने ये करते हैं। ये सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए आज भी अभी के समय तक भी मजदूर एटलीस्ट लीगली यूनियन बना सकते हैं, लेकिन अभी जो नए श्रम कानून आ रहे हैं इसके तहत मजदूरों का यूनियन बनाने का जो अधिकार है उसको भी छीना जा रहा है। नए श्रम कानून जिसको हम श्रम संहिता कह रहे हैं, इसके जरिए सरकार चाहता है कि मजदूर दबे कुचले रहे, इन लोग अपना आवाज़ भी बुलंद नहीं कर पाए। तो इसलिए मानते हैं कि आज ये एकदम मतलब हाई टाइम है कि सारे मजदूर संगठन एक साथ आके किसानों के मुद्दों के साथ जोड़ के ये श्रम कानून के खिलाफ और मजदूरों के जो बहुत घटिया वर्किंग कंडीशंस है इनके खिलाफ आवाज़ उठाए। किसानों ने 1.5 साल से लोगों को जीना सिखा दिया, जो सरकार से खिलाफ लड़ा, कुंडली बॉर्डर पर 1.5 साल बैठे रहे हैं, उन लोगों को आवाज़ उठाने का मौका दे दिया। भाई हम आपको याद दिला दें, भाई आगे हम यही काम करेंगे, रोडों पर बैठना, या अंदर आने देंगे तो हम अंदर आएंगे, नहीं तो फिर रोडों पर बैठ करके उससे भी हम ज़बरदस्त काम करेंगे, क्योंकि 13 महीने का तो अनुभव हमें हो चुका है। और इससे आगे तो हम वहाँ तक सेट रहूँगे यहाँ, और हमने कोई इस बात का अंदेशा नहीं है भाई हम उल्टे टांगे। ये इस तरह का पीएम हमने नहीं देखा भाई। कोई इसने अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं, अपनी अहमियत का ख्याल नहीं, भाई तू किस पद पर बैठा है, अपने काम के नार वोट ला। मेरे में 70 कमी है, लेकिन अपनी कमी देख कर उन्हें दूर कर, और भाई जनता की सुने, जो वादे करे थे वो आप पूरे कर। विकास के नाम पर सब पागल हो लिए, अच्छे दिन आऊंगे नु क्या बढ़ो लिए, किसान रखा तो किदार देश ने खागे बोलिए। 2024 में देखेंगे तो फिर बोलिए।